दोस्तों नमस्कार। यह बार बार कहा जा रहा है कि आर्थिक सुधार के अलावे भारत की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह हर बार कहा गया कि मोदी सरकार इस देश में जो आर्थिक सुधार के लिए कदम उठा रही है उससे देश की न सिर्फ 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी बल्कि भारत भी विकसित देशों की कतार में जाकर खड़ा हो जाएगा। और शायद आर्थिक सुधार के मद्देनजर कृषि क्षेत्र को लेकर जो 3 कानून लाए गए, सत्ता के करीबी अर्थशास्त्रियों ने बार बार यही लकीर खींची कि अगर कृषि क्षेत्र में सुधार हो गए तो फिर आने वाले वक्त में कृषि क्षेत्र में भी किसान इस देश का खुशहाल हो जाएगा। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कानूनों से पैर पीछे खींच लिए तो अब इस देश के भीतर में कृषि क्षेत्र में न सिर्फ सुधार रुक गया बल्कि भारत के आर्थिक सुधारों को भी बड़ा झटका लगा है। सत्ता के करीबी अर्थशास्त्री लगातार फिर कुछ नई लकीरें खींच रहे हैं। उन लकीरों में यह भी है कि इस देश के भीतर में जितना भी एफडीआई आता है उसका एक बड़ा हिस्सा अब के कृषि सुधार के साथ और बड़ा हो जाना था। टारगेट तो तकरीबन $10 बिलियन का था, यानी तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए सालाना कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बाहर से होता। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट होता। इस दौर में हालांकि सिर्फ एफडीआई जो इस देश में आती है वह 2% ही फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जा पाती है और वह 1.2% का मतलब इस देश के भीतर है 8,922 करोड़ रुपए। तो क्या वाकई कृषि क्षेत्र में जो सुधार की दृष्टिकोण प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए थे या मोदी सत्ता ने जो आर्थिक सुधार की लकीर खींची वो वाकई क्या उसे झटका लगा है? या मोदी काल में इस देश में बीते 30 बरस में पीवी नरसिम्हा राव के बाद से चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, उस दौर के आर्थिक सुधारों को लेकर ही प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कई कदम आगे निकल रहे थे। क्या यह सही है या फिर मोदी काल का आर्थिक सुधार इस देश में कहीं फिट बैठता ही नहीं है? क्योंकि आर्थिक सुधार की जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी ने खड़ी की वह पूरे तरीके से राजनीतिक से प्रभावित थी, राजनीतिक वोट बैंक से प्रभावित थी, यानी अर्थव्यवस्था से उसका कुछ लेना देना नहीं था। इन लकीरों का जिक्र इस देश के वो अर्थशास्त्री कतई नहीं करेंगे जो सत्ता के करीब हैं और जिन्हें लगता है कि सत्ता ने अगर एक ऐलान कर दिया तो उस ऐलान के आगे पीछे तमाम उन लकीरों को खींचते चले जाइए जिससे इस बात का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो कि भारत भी आर्थिक सुधारों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है और सुधार बड़ी तेजी से हो रहे हैं। हमें लगता है कि आज मोदी काल के दौर के उस आर्थिक सुधारों को परखने की जरूरत है, तब आप समझ पाएंगे कि यह कृषि सुधार भी इस देश के लिए कितने घातक थे। सवाल इस देश के किसानों का है तो सवाल इस देश के नागरिकों का भी है, सवाल इस देश के उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, सवाल इस देश के उस कॉरपोरेट का भी है, उन इंडस्ट्रिस्टों का भी है, उन व्यापारियों का भी है जो आर्थिक सुधार के मद्देनजर किसी भी देश में प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और भारत के आर्थिक सुधार की जो लकीर 2014 के बाद से खींची गई वह पूरे तरीके से कॉरपोरेट का हित साधने वाली क्यों रही? वह पूरे तरीके से इस देश के पब्लिक सेक्टर को खत्म करने वाली क्यों रही? वह पूरे तरीके से इस देश में हर चीज को मोनेटाइज करने वाली स्थितियों में इस देश की नीतियों को लाकर खड़ा क्यों कर गई? इस देश के भीतर में निजीकरण का बोलबाला ऐसे वक्त में क्यों हो गया जब समूची दुनिया के भीतर हर सरकार, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे चाइना ही क्यों ना हो, राज्य वहां पर चाह रहा है कि उसके मातहत कम से कम इंडस्ट्रीज चले, प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट बढ़े, नौकरियां बढ़े। लेकिन भारत में इसके ठीक उलट सोच क्यों है? हमें लगता है इन बीते 7 बरस में जो आर्थिक सुधार जो प्रधानमंत्री मोदी के काल में उठाए गए, आज उसको एक वक्त परीक्षण की जरूरत है। सवाल यह नहीं है कि अब कृषि सुधार नहीं होंगे, सवाल यह भी नहीं है, इससे बड़ा झटका दुनिया भर में मैसेज के साथ गया कि भारत के भीतर में आर्थिक सुधार रुक गए। लेकिन इन परिस्थितियों में भारत के भीतर में अगर आप पीवी नरसिम्हा राव के दौर में चले जाएंगे तो उस वक्त पहली बार भारत में मार्केट इकोनॉमी को खड़ा किया गया था, यानी अभी तक पूरे तरीके से सार्वजनिक इंस्टीट्यूशंस पर जो चीजें निर्भर थी वो पहली बार मार्केट इकोनॉमी से जाकर जुड़ गई।
मार्केट इकोनॉमी ने बड़ा लाभ इंडस्ट्रियलिस्टों को पहुंचाया, कॉरपोरेट को पहुंचाया, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन एक बैलेंस की प्रक्रिया थी, चूंकि 100% पब्लिक सेक्टर और उसमें एंट्री हो गई मार्केट इकोनॉमी की, कॉरपोरेट की, इंडस्ट्रीज की, उसके अपने मुनाफा कमाने के तौर तरीके से, तो एक लिहाज से एक बैलेंस की परिस्थितियां थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बैलेंस करने के लिए अगर उस काल में चले जाइएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहते थे कि सारी ताकत उनके हाथ में हो और इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए से लेकर जो प्राइवेटाइजेशन था वो खुलकर करना चाहते थे। लेकिन रोक कौन लगाता था उस वक्त? याद कीजिएगा तो रोक लगाने के लिए आरएसएस बैठी थी। आरएसएस स्वदेशीकरण के नारे के साथ वाजपेयी सरकार के सामने आकर खड़ी हो जाती थी। मनमोहन सिंह के काल में आइएगा तो उस वक्त सोनिया गांधी जिन निर्णयों को ले रही थी वह मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक रिफॉर्म के रास्ते में आकर खड़े होते थे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो शिक्षा सबको देने की बात हो, सबको भोजन देने का जिक्र हो, यानी कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसी ना किसी तरीके से एक प्रेशर ग्रुप सरकार के भीतर से ही काम करता था। मोदी काल में मोदी मुक्त थे। आरएसएस पूरे तरीके से मोदी गवर्नेंस की सुविधाओं पर आकर टिक गई, यानी कोई प्रेशर नहीं था। पार्लियामेंट के भीतर में बहुमत के सिर थे और उसमें किसी की जरूरत नहीं थी, अपने तौर पर निर्णय लेना था और इस देश की गवर्नेंस द्वारा लिए जा रहे हर निर्णय को आर्थिक सुधार से जोड़ा जाने लगा। चाहे प्रधानमंत्री अपने तौर पर अपनी गद्दी बचाने के लिए नीतियों का ऐलान करते, यानी कॉरपोरेट को रियायत देना है तो रियायत दे दी गई, मिडिल क्लास पे टैक्स बढ़ाना है तो टैक्स बढ़ा दिया गया, मिडिल क्लास के ऊपर और टैक्स बढ़ा के उनसे कुछ पैसा लेकर अगर हाशिए और गरीब तबके के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान करना है तो ऐलान कर दिया गया। स्थितियां इतनी विकट हो गई कि अगर इस बार का बजट भी आप एक क्षण के लिए देख लेते तो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की जो सेंट्रल योजनाएं हैं, जिसमें राज्यों की भागीदारी कहीं नहीं है और कहीं भी नहीं है, उन योजनाओं और उन मिशन और उन योजनाओं के इंप्लीमेंट के जरिए जो 3.5 लाख करोड़ की योजनाएं बनाई गई उसकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। उन योजनाओं को लागू करेंगे, लेकिन पैसा तो इसी देश की जनता से ही लेना है, महंगाई इसी देश में होगी, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज इसी देश में बढ़ेगी, यहीं से टैक्स वसूली होगी और उस पैसे को हम शिफ्ट कर देंगे। हमें लगता है कि आज इन बातों को सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मोदी काल का जो आर्थिक सुधार का चेहरा है वह प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम से कम निजी क्षेत्र को भी नहीं देता है, कॉरपोरेट को भी नहीं देता है। निजी क्षेत्र का विस्तार इस देश में जिन कंपनियों का हुआ उनकी सत्ता से करीबी थी, यानी देश की संपत्ति पर कब्जा करने की होड़ उन कॉरपोरेट्स में लग गई जो मोदी सत्ता के करीब थे। नाम लेने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने की परिस्थितियां लाई गई, इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म बतलाया गया। इस देश के भीतर में सार्वजनिक बैंकों के भी निजीकरण की दिशा में सरकार बढ़ गई। बैंकों की फहरिस्त में 3 नाम निकल कर आ चुके हैं, उसमें एक आईडीआई बैंक है, एक इंडियन बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है। अभी नियम कायदे नहीं बने हैं, लेकिन इनको आज नहीं कल निजी हाथों में दे दिया जाएगा और इसी फहरिस्त में आने वाले वक्त में और भी बैंकों को दिया जाएगा। लेकिन इन बैंकों के भीतर जो कर्ज जिन लोगों ने उठाया वह किस परिस्थितियां में थे, वो कर्ज क्यों नहीं लौटा पाए, सरकार ने उनके कर्ज क्यों माफ कर दिए, यह भी आर्थिक सुधार का हिस्सा था। बैंकों की बुक ठीक करने के लिए मर्जर किए गए, यह भी इकोनॉमिक रिफॉर्म का हिस्सा था। यानी परिस्थितियां इस देश के भीतर में कैसे धीरे धीरे कॉरपोरेट पॉलिसी के मातहत निकलती चली गई और कॉरपोरेट अपने तौर पर अपने मार्केट इकोनॉमी में अगर फेल हुआ तो क्या उसे लगा इस देश की एग्रीकल्चर जिस पे टिके हुए 60% नागरिक इस देश के हैं उस इकोनॉमी पर भी कब्जा कर लिया जाए। इसीलिए किसानों की जमीन पर कब्जा, उनकी उपज पर कब्जा और उस मार्केट पर कब्जा जो अपने आप में इस देश के भीतर में 45 से 50 लाख करोड़ का धंधा करती है। क्या यह इकोनॉमिक रिफॉर्म का हिस्सा है? हम इन बातों का आज इसलिए भी जिक्र करने की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि जब यह बहस बार बार हो रही है कि भारत के भीतर में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए ही एग्रीकल्चरल रिफॉर्म को अपनाया था, तो आप कल्पना कीजिए कि बार बार अब किसान यह कहता है कि हम एमएसपी के अलावे कभी वापस नहीं लौटेंगे जब तक यह कानून नहीं बनेगा। सरकार कहती है कि आप देख लीजिए हमारे काल में एमएसपी बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन इस देश का सच क्या है?
इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म में अगर एमएसपी को एक बेस बनाई है जिसका जिक्र किसान कर रहा है और जिसका जिक्र सरकार करती है। एमएसपी 2013-14 में यानी मनमोहन सिंह के काल में आखिरी वक्त में अगर आप धान बेचते तो उस समय 1310 रुपए था। आज की तारीख में धान 1940 रुपए है, लेकिन बिक कितने में रहा है धान? बिकता है 1100 से 1200 के बीच में, यानी 2013-14 में निर्धारित एमएसपी से भी कम। एमएसपी को बेस बनाया जाता है कि जो लागत किसान को पड़ती है उस लागत के अनुकूल कम से कम उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए। लेकिन अगर उस प्रक्रिया में आइए तो गेहूं 2013-14 में 1350 रुपए था, आज की तारीख में 1975 रुपए है। बिकता कितने में है? 1200-1300 रुपए में प्रति क्विंटल गेहूं बिक जाता है। जो ज्वार है वो 1520 रुपए 13-14 में था, आज की तारीख में यह 2758 है। अब बिकता कितने में है? ये 1500-1600 में बिकता, यानी फिर बिक रहा है उस काल में। इसी तरीके से बाजरा उस समय 1250 में था, आज की तारीख में 2250 आपने कर दिया, लेकिन बिकता कितने में है? वही 1200-1300 रुपए में। मकई उस समय बिकता था लगभग 1310 रुपए में, आज की तारीख में एमएसपी 1870 रुपए हो गई, लेकिन आज की तारीख में बिकता 1310 रुपए में ही है। यह परिवर्तन यानी एमएसपी की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। यही प्रक्रिया कमोवेश हर सेक्टर के साथ रही। हर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यहां की कॉरपोरेट और यहां की इंडस्ट्रीज ने अपने उत्पादन को बढ़ाकर और अपने मार्केट को क्रिएट करके नहीं कमाया। उन्होंने इस देश के बैंकों से कर्ज लेकर अपने नेटवर्थ को बढ़ाया और कर्ज नहीं लौटाकर और अपने आप को दिवालिया घोषित करके उस कमाई को किसी दूसरी जगह पर लगाकर अपना नेटवर्थ बढ़ाने की कोशिश लगातार की और इस देश की इकोनॉमी इसी रूप में बढ़ती चली गई। तो क्या यह आर्थिक सुधार इस देश के लिए था, या यह आर्थिक सुधार मोदी काल का जो है इससे समूचा देश प्रभावित था, या चंद लोगों को इससे मुनाफा हो रहा था? क्योंकि आर्थिक सुधार की हमने प्रक्रिया बताई जो बीते 30 बरस में रही है, वो कहीं ना कहीं इस देश के भीतर में एक चेक एंड बैलेंस का काम करती रही। लेकिन इस दौर में कोई चेक नहीं था, तो बैलेंस का सवाल कहां से होगा? जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो इसके पैरेलल में इस बात पे ध्यान दीजिए कि इस आर्थिक सुधार का सच क्या है। इस आर्थिक सुधार में अगर आप सेक्टर वाइज भी देखना शुरू करें, भारत के भीतर में लगातार कहा जाता है ना, पावर सेक्टर में हम आगे बढ़ गए, माइनिंग सेक्टर में आगे बढ़ गए, सीमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, पेट्रोलियम में आगे बढ़ गए, हम रोड में आगे बढ़ गए। लेकिन सच क्या है? इस आर्थिक सुधार का सच यह है कि 2013-14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी, उस समय जो एनपीए था बैंकों पर सिर्फ माइनिंग सेक्टर का, वह 2444 करोड़ था। आज की तारीख में कितना है? यह बढ़कर लगभग 12,000 करोड़ रुपए पार कर गया है सिर्फ माइनिंग सेक्टर में। जो पेट्रोलियम, कोल प्रोडक्ट्स या न्यूक्लियर फ्यूल का क्षेत्र होता है उसमें 13-14 में चले जाइएगा तो 1525 करोड़ रुपए एनपीए था इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ। आज की तारीख में यह लगभग 17,500 करोड़ हो गया है। ध्यान दीजिएगा, हम बढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि इसी तुलना में भारत का ग्रोथ हुआ है, यानी इंडस्ट्रीज ने जो डेवलपमेंट किया, कॉरपोरेट का जो नेटवर्थ बढ़ा और उसके जरिए भारत के लोगों को जो सुविधाएं मिली, वो इस देश की जनता के पैसे की ही लूट थी, जो इनडायरेक्ट वे में कॉरपोरेट की हिस्सेदारी के साथ इस देश में प्रचार प्रसार करने लगी, लेकिन वह अपने हिस्से में मुनाफा चला गया उनके। मसलन अब सीमेंट के क्षेत्र में आइए, सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट 2013-14 में 3,226 करोड़ का एनपीए था जो बैंकों पर था, जो सरकारी बैंकों का हम जिक्र कर रहे हैं। 2021 में बढ़कर यह 22,500 करोड़ हो गया। इतना पैसा इस दौर में लिया गया जो नहीं लौटाया गया। इस पैसे के जरिए इस देश में अलग अलग जगहों पर सीमेंट का जो भी प्रोडक्ट बना हो या इससे पहले माइनिंग के क्षेत्र में जो हुआ हो, लाभ किसे हो रहा है और इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या हो रहा है? क्योंकि यह पैसा वापस जनता का बैंकों में नहीं जा रहा है और सरकार अपने तौर पर पैसा इधर से डाइवर्ट करके उधर कर रही है। जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग में लोग कई खोल लेते हैं कंपनियां, एक कंपनी से पैसा दूसरी कंपनी में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठे में और वहां से फिर पहले में आ जाता है और उसको पकड़ते रहिए। ईडी का काम यही है, इस चीज को पकड़ लेना।
लेकिन इस दौर में जब गवर्नमेंट भी इसी रूप में पैसे जनता से ले रही है और बैंकों में जमा पैसे को कंपनीज को दे रही है, कंपनी उसी फॉर्म में पैसे को अपने लिए सुविधाओं के साथ कैसे इन्वेस्ट करना है, यह फिलॉसफी उसके पास है, तो यह इकोनॉमिक रिफॉर्म किस लिए चल रहा था? पावर का सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर बार बार जिक्र किया जाता है कि हम पावर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। 2013-14 में बैंकों से के ऊपर जो एनपीए था सिर्फ पावर सेक्टर का, वो 5,258 करोड़ था। आज की तारीख में वो बढ़ते बढ़ते 52,392 करोड़ हो गया। जो सड़कें बन रही है इस देश के भीतर में, सड़कों को लेकर जो एनपीए था बैंकों के ऊपर में, वो 5,259 करोड़ था। वह बढ़ते बढ़ते लगभग 50,000 करोड़ 49,600 करोड़ तक पहुंच गया। यह एक पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में कोई पैसा लूट के ना ले जाए, इसके लिए अलग अलग एजेंसीज इस देश में खड़ी की गई कि हम देखिए कानून के साथ तो काम करेंगे और कानून के साथ वसूली भी करेंगे। बीते दिनों सरकार की 2 मीटिंग, खासतौर से प्रधानमंत्री ने 2 मीटिंगें जीत की, एक बैंकर्स के साथ अपने तौर पर की और एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ की। उसमें संदेश यही था कि हमारी पॉलिसी सही है और पूर्व की सरकारों की पॉलिसी गलत थी। उन्होंने खूब लूट मचाई और हम तो देखिए नियम कायदे कानून। तो हमें लगता है कि आज जरा समझिए, इस देश में वसूली के लिए इस दौर में जो पैसा, हम आपको 2 साल का हिस्सा बताते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर और 18-19 के फाइनेंशियल ईयर का एक छोटा सा खाका आपको बताते हैं। वसूली करने के लिए लोक अदालत, वसूली करने के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, रिकवरी के लिए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, या फिर आईसीएलटी, या फिर आईबीसी। यही 6 संस्थान है जो रिकवरी करती है। लेकिन 2017-18 में कल्पना कीजिए कि जो अमाउंट इन्वॉल्व थी, जिसको रिकवर करना था, वह थी 2,70,000 करोड़। जो रिकवरी हुई वह हुई 40,352 करोड़। और इसमें जो केसेस किए गए अलग अलग तरीके से, उन केसेस की संख्या जानिएगा। वो केसेस थे लगभग 34,39,276 केसेस इस देश में इस 2,70,000 करोड़ की वसूली के लिए थे, और वसूली हुई सिर्फ 40,000। 2018-19 में आइएगा, इलेक्शन से ठीक पहले के साल में, तो जो अमाउंट था, टोटल अमाउंट इन्वॉल्व था, वो तकरीबन 8,15,678 करोड़ रुपया। लेकिन जो रिकवरी हो पाई वह रिकवरी 1,26,085 करोड़ रुपया। और कितने केसेस इन्वॉल्व थे? लगभग 43,82,000 केसेस, अलग अलग छिटपुट केसेस जो होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जरिए चलते हैं, वह इस देश में, यानी इस देश के भीतर में आर्थिक सुधार फेल नहीं थे, बल्कि आर्थिक सुधार ही फ्रॉड थे, आर्थिक सुधारी राजनीतिक सत्ता के लिए थे। इसलिए सवाल यह नहीं है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे यहां कितना हो रहा था, कैसे हो रहा था। हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का हिस्सा बनाया, जब इस देश की इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर ही नहीं रही है, कॉरपोरेट अपने तौर पर कोई प्रतिस्पर्धा के जरिए अपने नेटवर्थ को नहीं बढ़ा रही है, बल्कि सरकार से पैसा ले रही है और सरकार से औने पौने दामों में देश की संपत्ति को अपने हाथ में ले रही है। उसको, चूंकि सारी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनी हैं, इंटरनेशनल बाजार के साथ समझौता करके उस खनिज संसाधनों की लूट हो या जो भी लूट हो, उसमें वो हिस्सेदारी करती चली जाती है। शायद इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिए, भारत के भीतर में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर हर कंपनी, अब जो बैंकों की बात हो रही है, बैंकों को बेचा जाए, आपको जानकर हैरत होगी, जो बैंक के खरीदार हैं वो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि हम बैंक खरीदने के साथ ही कितने बैंक के शेयर को कितने दिनों में किसी दूसरी कंपनी को बेच सकते हैं। गजब का इकोनॉमिक रिफॉर्म है ये, यानी डेवलपमेंट नहीं है, पैसे से पैसा बनाना और कमाना, यही पूरी प्रक्रिया है हमारे यहां के इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर। और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के दायरे में इस देश में टैक्स का पैसा जो लिया जाता है, उसकी एवज में योजनाओं का ऐलान कर दिया जाता है। और योजनाओं का ऐलान जो हमने आपसे जिक्र किया, 3.5 लाख करोड़ रुपया इस बजट में, इस साल के बजट में जो चल रहा है, 3,81,305 करोड़ का, यह है रकम पूरी योजनाओं की। इस योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन भी आता है जो तकरीबन 12,000 करोड़ का, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन भी आता है लगभग 50,000 करोड़ का, जो पीएम आवास योजना है वह भी आती है लगभग 27,000 करोड़ की, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वह भी आती है 15,000 करोड़ की, जो अमृत
और स्मार्ट सिटी का मसला है, उस पर भी लगभग 13,750 करोड़ रुपया खर्च है। जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके लिए भी 37,000 करोड़ रुपया है। जो एजुकेशन मिशन है उसके लिए भी 34,000। यानी गवर्नमेंट की पूरी पॉलिटिकल योजनाओं की सूची, उस पैसे को लेकर कोई अतिरिक्त आय नहीं है। हमें उसी जनता से वसूलना है जिस जनता के लिए जारी करना है। यानी जिसके पास खूब पैसा है उसको टैक्स में रियायत दो। जो नौकरी पेशे वाला संगठित क्षेत्र में मजदूरी कर रहा है, कोई बाबू है, कोई अधिकारी है, उस पर टैक्स लाद दो और उसको यह डर दिखाओ कि अगर तुम इसमें साथ खड़े नहीं हुए तो कल तुम्हारी नौकरी गई, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। तो वो बाबू अपने तौर पर पहले 5% देता है, फिर 10% देता है, फिर 20%, फिर 30%, चू भी नहीं करता है वो। और इस दौर में किस तरीके से वसूली होती रही। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म की सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या है? इस रिफॉर्म को इसलिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि 2004-5 में जब मनमोहन सरकार पहली बार वैट लेकर आई तो कई राज्यों ने विरोध किया। तो मनमोहन सिंह ने अपने तौर पर कहा जो लागू राज्य करना चाहते हैं करें, जो नहीं करना चाहते हैं मत करें। वो अपने तौर पर अपने पैरेलल ढांचे को क्रिएट करें और उन्हें लगता है कि वैट से फायदा दूसरे राज्यों को हो रहा है तो वो लागू करते हैं। और आज की तारीख में देखिए सभी ने वैट लागू कर दिया। लेकिन जिस रिफॉर्म की दिशा में मोदी काल में नीतियां बनी उसमें चाहे एग्रीकल्चर को भी ले लीजिए, राज्यों को कहीं कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया। राज्यों को ना कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना उनसे इस बात का जिक्र किया गया। कहा यही गया कि भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी यही है कि यहां चर्चा में बहुत वक्त लग जाता है, यहां बहस मुहाइज में बड़ा वक्त लग जाता है। यह नहीं समझ पाए कि भारत के भीतर में इकोनॉमिक रिफॉर्म इससे पहले असमानता बढ़ा रही थी, इससे कतई इनकार नहीं है। चाहे वो मनमोहन का काल हो, चाहे वाजपेयी जी का काल हो। लेकिन असमानता के लिए ही इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे, यह पहली बार मोदी काल की देन है कि असमानता इतनी विकट हो जाए क्योंकि भारत की जीडीपी नीचे जा रही हो और अंबानी अडानी का नेटवर्थ ऊपर जा रहा हो। ना सिर्फ ऊपर जा रहा हो बल्कि उसकी रफ्तार जो है 100 और 1000 गुना ज्यादा हो चली हो। कमाल की स्थिति है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म की। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के दायरे में जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है एक चीज और समझने की यहां जरूरी है। जिन स्थिति में सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आई उसके ठीक पैरेलल में चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात हो, सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म में कहीं सब्सिडी अब देने का जिक्र नहीं है। वो चाहती है कि वो सीधे कैश पैसा बैंकों में डाल दे और बैंक में जिनको डालेगी वो कंज्यूमर होगा, उपभोक्ता होगा। वह उसको जो पैसा मिलेगा उससे वह इस देश में राशन भी खरीदे और जो पढ़ाना है बच्चों को उसी में पढ़ाए, उसी में कॉलेज भेजे, उसी में जी ले। और वही यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म की सबसे बेहतरीन स्थिति सरकार ने यह लाकर खड़ी कर दी कि सरकार के दान देने की परिस्थिति या सरकार के ऐलान जो उसमें वो रियायत देती है उसी पर हमारी इकोनॉमी आकर टिक जाए। और इसके लिए सरकार को खूब पैसा चाहिए। उसी पैसे को चाहने की देन में ये 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म निकल कर आए और इसके बीच में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए 3 कानून जो थे उसी दिशा में काम कर रहे थे। अब यहां पर एक आखिरी सवाल सबसे बड़ा यह आता है, क्या वाकई इस दौर में दुनिया की नज़र में भारत अपने तौर पर सबसे कमज़ोर हो जाएगा और यह मानकर चलेगा कि यहां पर अब इन्वेस्टमेंट भारत में कम होगा? हमें लगता है यह बरगलाने की चीज़ है क्योंकि भारत दुनिया के सामने अभी भी सस्ते मजदूरी के तौर पर जाना जाता है, सबसे सस्ते खनिज संसाधनों की उपलब्धता पे जाना जाता है और भारत के भीतर की जनसंख्या जो एक कंज्यूमर क्लास भी है उसकी तादाद यूरोप के कई देशों से ज़्यादा है। तो भारत की अपनी इकोनॉमिक की जो कंडीशंस हैं वह दुनिया के लिए बहुत अनुकूल है, लेकिन उसका लाभ और वह कंपनी के तौर पर देश भी क्रिएट हो जाए और कंपनी के तौर पर सरकार भी अपनी पूंजी को उसी रूप में बनाने लगे जहां इस देश की पॉलिटिकल पार्टी किसी बड़ी कंपनी से ज्यादा रईस दिखाई दे और बाकी दूसरी कंपनियां बिल्कुल ना रहे, ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में बनाई गई। यानी आज की तारीख में अंबानी अडानी के सामने दूसरी कोई कॉर्पोरेट नहीं टिक पाएगी। ठीक उसी तरीके से बीजेपी के पास जो पूंजी पॉलिटिकल इकोनॉमी रहेगी कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी टिक ही ना पाए, इतना पैसा उसके पास हो। ठीक उसी तरीके से इतना नेटवर्थ अंबानी अडानी के पास हो या जो सत्ता के नजदीक के कॉरपोरेट है, इनके अपने प्रोडक्शन से चीजें डेवलप हुई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसीलिए इस देश की इकोनॉमी की बड़ी हिस्सेदारी को अगर हम अपने कॉरपोरेट मित्रों को दे देते हैं तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे हुआ? और वो कॉरपोरेट मित्र उसी को डाइल्यूट करके कुछ हिस्सेदारी और बेचकर अपने तरीके से कमाते हैं तो फिर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे हुआ? यह तो स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे किसानों के साथ है। 2 रुपए का आलू उठाएंगे, 10 रुपये का गेहूं उठाएंगे, खुदरे बाजार में 2 रुपया 20 रुपए हो जाएगा, 10 रुपया 100 रुपये हो जाएगा। हम इस पूरे के पूरे इसकी एक साइकिल क्रिएट करेंगे और धीरे धीरे बीच की जो साइकिल्स की दूसरी स्थिति है उन पर भी हमारा कब्जा होगा। इसकी एवज में सरकार को भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तुलना में हम बहुत बड़ा बना देंगे। यही इस देश के भीतर का इकोनॉमिक रिफॉर्म है जो ना तो पीवी नरसिम्हा राव सोच पाए, ना अटल बिहारी वाजपेयी सोच पाए, ना ही मनमोहन सिंह सोच पाए, जो इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने सोच लिया। ऐसी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले अर्थशास्त्रियों की टीम को लगता है झटका लग गया है, क्योंकि उनकी कमाई इस दौर में शायद उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से टकरा रही है, उनकी पूरी सोच टकरा रही है जहां पर वो वेस्टर्न इकोनॉमी के हिसाब से इस देश में रिफॉर्म लाना चाहते थे और इस देश के भीतर के नागरिकों को वेस्टर्न की प्रति व्यक्ति आय के अनुसार से जीने नहीं देना चाहते थे। यह अंतर्विरोध और इन परिस्थितियों में क्या ये भारत के भीतर आर्थिक सुधार है या आर्थिक सुधार बीते 7 सालों में हो रहा है? जी नहीं। और शायद इसीलिए मोदी काल का आर्थिक सुधार इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक क्यों हो गया, यह खुद सोचिए आप। इकोनॉमिक रिफॉर्म से किसी को इनकार नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर चंद हाथों में मुनाफे के लिए हो जाए तो प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म वह भी चंद हाथों में, यह इस इकोनॉमिक रिफॉर्म की अंतिम परिणति है और शायद पहली परिणति भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।